आज अपने बात करेंगे क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? इससे पहले अपने ये होता क्या है इसको समझने से पहले अपने को एक रिएक्शन के दो टाइप है, इनको डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ से अपना टॉपिक निकलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अपने बात करते हैं, दो टाइप है रिएक्शन के अपने पास। एक तो है इरिवर्जिबल रिएक्शन और जो दूसरा टाइप है वो है रिवर्जिबल रिएक्शंस। तो इन दोनों रिएक्शन को समझने से पहले अपने एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, सपोज A plus B react, A reactant and B reactant react to gives a C plus D। कहने का मतलब है यहाँ पे A रिएक्टेंट और जो B रिएक्टेंट है दोनों ने रिएक्शन की और C plus D प्रोडक्ट का फॉर्म्ड किया। ऐसी अगर रिवर्जिबल रिएक्शन देखें अपने तो इधर की तरफ आ जाएगा A plus B रिवर्जिबल एरो लगाएंगे अपने यहाँ पे, क्या आ जाएगा C plus D। तो इसका डेफिनेशन समझने के लिए अपने सबसे पहले इन दोनों की जो एग्जाम्पल है उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल की तरफ देखिए आप, यहाँ पे क्या था, ए रिएक्टेंट था जिसने बी से रिएक्शन की और क्या बन गया अपने पास सी और दूसरा अपने पास क्या बन गया डी। इस रिएक्शन में क्या खास बात है, यहाँ पे जो डी और सी है वो वापस रिएक्शन करके, रिवर्स रिएक्शन करके कभी भी क्या नहीं बनाएंगे, ए प्लस बी। कहने का मतलब है ये रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीशन रिएक्शन होती है। एक बार कंप्लीट हो गई जो बन गया, आगे क्या बात समझ में, और आगे रिएक्शन करा के इससे कुछ बना सकते हैं अपने, मगर C प्लस डी की रिएक्शन करा के अपने वापस क्या नहीं बना सकते, A प्लस बी नहीं बना सकते। आगे क्या बात समझ में, तो अपने इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दोज रिएक्शन in which those reaction in which product do not react again to give back reactant। अंडरस्टूड, मैं फिर से आपको डिफाइन कर देता हूं। वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट अगेन, प्रोडक्ट वापिस से रिएक्शन नहीं करता, और टू गिव अप बैक रिएक्टेंट जो वापिस क्या नहीं देता, रिएक्टेंट को नहीं देता। आगे क्या बात समझ में, द रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्जिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया अभी, यहाँ पे क्या करता है, कोई ए रिएक्टेंट है अपने पास, उसने रिएक्शन किसके साथ की, बी रिएक्टेंट के साथ, और वो फॉर्म क्या कर रहा है, सी प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव्स डी प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, सी और डी रिवर्स रिएक्शन करते हैं, वापस रिएक्शन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, ए प्लस बी का। तो इस टाइप की रिएक्शंस क्या होती है, रिवर्जिबल रिएक्शंस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दोज रिएक्शन
in which those reaction in which product react again to give back reactant. The reaction is called reversible reaction. देखो ये दोनों टाइप अपनों ने डिफाइन कर दिए, होता क्या है, रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। देखो मोस्टली इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो क्या है, नेवर फॉर्म्ड इक्विलिब्रियम। आगे क्या बात समझ में, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी इक्विलिब्रियम शो नहीं करते या नेवर फॉर्म्ड इक्विलिब्रियम। आगे क्या बात समझ में, तो क्या आ जाएगा, नेवर फॉर्म तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन निकला अपने पास भी, क्या इरिवर्सिबल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम शो करते हैं, नहीं बनाते। आगे क्या बात समझ में, कभी भी नहीं, नेवर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो क्या आ जाएगा इसमें, फॉर्म इक्विलिब्रियम देखो अब अपने बात करते हैं यहाँ पे आगे इस वर्ड पे, कौन सा वर्ड जिसका बारे में अपने जानना चाहते थे, इक्विलिब्रियम। देखो होता क्या है इक्विलिब्रियम। देखो सबसे पहले यहाँ पे इस रिएक्शन की तरफ देखिए, आप इधर की तरफ देखो, अपने पास A है और प्लस क्या है B, किसका फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, C और D प्रोडक्ट का। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अपने को पता है इसमें हो क्या रहा है, A और B रिएक्शन कर रहे हैं और जिस स्पीड से ये रिएक्शन करते हैं, आगे क्या बात समझ में, और C प्लस D का फॉर्मेशन करते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, उसको अपने बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। मेरी बात समझ में आ गई क्या, A प्लस B आपस में रिएक्शन करते हैं और C प्लस D का फॉर्मेशन करते हैं और A प्लस B जिस स्पीड से, आगे क्या बात समझ में, C प्लस D का फॉर्मेशन करते हैं उसको अपने बोलते हैं, इधर ऊपर वाले एरो को अपने क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इन टाइप की रिएक्शन में होता क्या है, मैंने तुम्हें अभी बताया था, इसमें C प्लस D वापस रिएक्शन करते हैं और A प्लस B का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको अपने कैसे डिफाइन करेंगे, C प्लस D जिस स्पीड से रिएक्शन करते हैं, आगे क्या बात समझ में, उसको अपने क्या बोलते हैं, बैक जारी है रिएक्शन, इसलिए यहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे अपने, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ बोलो, समझ में आगे क्या। तो यहां पे दो वर्ड और यूज किए हैं अपने, एक तो आ गया रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे इस जो इरिवर्जिबल है, अब इसकी बात अपने आगे नहीं करेंगे, अपने किसकी बात करेंगे, रिवर्जिबल की, क्योंकि अपने चैप्टर कौन सा है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और वो टॉपिक निकलता कहाँ से है, रिवर्जिबल रिएक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को इतना समझ में आ गया भी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है वो होती है क्या। ठीक है, अब अपने को पता है ये जब यहाँ a प्लस बी से c प्लस डी बनता है उस टाइम a प्लस बी का कंसंट्रेशन है वो कम होता है, c प्लस डी का क्या होता है, मोर, आगे क्या, फिर वापिस क्या, कम हो जाता है, फिर वापिस अधिक, ये कम ज़्यादा चलता रहता है। मगर एट ए टाइम, एक टाइम ऐसा आता है, आगे क्या बात समझ में, अल्टीमेटली एट ए टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। आगे क्या बात समझ में, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, उसी को ही अपने क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ गई क्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, एट ए टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सॉरी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। आगे क्या बात समझ में, अब अपने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको पूरा वर्ड अपने क्या यूज करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ में, अब अपने इसको डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम को। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, अपने को रिकॉर्ड भी बनाना है आपको, तो मैं साथ में नोट्स यूज कर रहा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, इसको अपने पढ़ा रहने देते हैं रिवर्जिबल रिएक्शन से। आगे क्या, क्योंकि इसी की बात अपने कर रहे हैं। देखो मैं यहां से फिर से डिफाइन करता हूं, अपने देखो मैंने तुम्हें बताया अपने पास A था, प्लस में अपने पास दूसरा क्या था, B था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को, और यहाँ पे ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन को, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, C प्लस, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, D। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सिंबल्स के रूप में क्या ले लेता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को लिख देता हूँ RF, और यहाँ पे इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, RB। RF मीन्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड RB मीन्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अब आपको थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जनरली जो आपने देखा होगा इक्विलिब्रियम का, जिससे आपको क्या है, ये जो डेफिनेशन है वो जल्दी समझ में आ जाए। देखो अपने को इक्विलिब्रियम समझना है तो मान लो मेरे पास कुछ स्पीकर्स या कुछ भी हो, आगे क्या, जिसमें अपने वाटर फिल करते हैं, कुछ भी, आगे क्या बात समझ में। अब यहां से देखो इसको तो अपने मान लें यहां से वाटर क्या हो रहा है, इनकमिंग, और इधर से क्या हो रहा है, वाटर आउटगोइंग। कुछ ही ले लिए, एक पात्र या कोई बीकर या कुछ भी समझने के लिए, आगे क्या बात समझ में। तो देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले तो देखो ये लेवल कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, समझ में आ गई। अगर यहां पे एक टाइम ऐसा आता है जब क्या हो, द रेट ऑफ इनकमिंग वाटर इक्वल टू द रेट ऑफ आउटगोइंग वाटर। आगे क्या बात समझ में, उसमें खास बात क्या होगी, द लेवल ऑफ वाटर वही रहेगा। आप इमेजिनेशन या घर पे करके देख सकते हो, अगर यहाँ पे क्या है, जितना वाटर आ रहा है
उतना ही अगर बाहर निकल रहा है, आगे क्या बात समझ में, तो जो यहाँ का लेवल होता है वाटर का वो क्या रहता है, लेवल उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब लेवल क्या रह गया यहाँ पे, कांस्टेंट। इसी को ही बेटा इक्विलिब्रियम कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अगर अपने इसके अकॉर्डिंग समझे, द रेट ऑफ इनकमिंग वाटर, द रेट ऑफ आउटगोइंग वाटर, द लेवल इज कांस्टेंट। ये जो लेवल कांस्टेंट है इसको ही अपने क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इसको अपने ये थोड़ा जनरली समझने के लिए यूज किया है। अगर अपने इसको केमिकली देखें तो क्या मतलब हो जाएगा, मैंने तुम्हें बताया एक टाइम ऐसा आएगा इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल, और उसमें क्या हो जाएगा, जो RF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, RB के। अगर मैं इसको थियोरेटिकल डिफाइन करूं, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। अब अपने करते हैं डिफाइन, देखो भी, in equilibrium point the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction। आगे क्या बात समझ में, द स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। आगे क्या बात समझ में, इन ए केमिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे क्या बात समझ में, मैं फिर से बोल रहा हूं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। आगे क्या बात समझ में, अब मैंने तुम्हें बताया केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर अपने डिफाइन करना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया एट ए टाइम एक ऐसा स्टेट आता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इसको अपने थोड़ा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, until a stage come in chemical reaction, भी एक ऐसा स्टेज आता है केमिकल रिएक्शन में, when the, देखो आप दोनों में से इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, when the rate of forward reaction equal to the rate of backward reaction। The reaction is called, in the reaction is called chemical equilibrium। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक जो मेन कैरेक्टर है आपकी कंपटीशन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं वो लाइन, जो इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब जैसे जो मैंने तुम्हें बताया था, इनकमिंग जो वाटर होता है और आउटगोइंग वाटर होता है, आगे क्या बात समझ में, उनका रेट इक्वल हो तो आप ध्यान से देखना बेटा, प्रोसेस तो चल ही रही है। अब इक्विलिब्रियम में देखो A प्लस बी है
वो रिएक्शन कर रहा है किससे, C+D से। आगे क्या बात समझ में? तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इधर से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है A+B का, इधर से रेट ऑफ बैकवर्ड चल रहा है किसका, C+D का। आगे क्या बात समझ में, आगे क्या बात समझ में? और इस पॉइंट, अब देखो ये प्रोसेस तो चल ही रही है, और चल रही का मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट ए स्टैटिक, इट इज द डायनेमिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आपके 4 ऑप्शन आएंगे। द केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज, तो वहां पे अपने को कौन सा ऑप्शन देना है, डायनेमिक। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक होता है। मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अपने क्या आ जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो। इक्विलिब्रियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्विलिब्रियम इज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। very most important line, very most important line. The equilibrium is of dynamic equilibrium, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे क्या बात समझ में, ये कंप्लीट हो गया अपना इक्विलिब्रियम। देखो सीधी सी बात है, ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने आपको इनकमिंग वाटर और आउटगोइंग वाटर से समझा दिया है। सीधा सा अपनी ये बहुत बेस है। डायनेमिक का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड चल रहा है बेटा, जो इनका लेवल है वो क्या रहता है, इक्वल। भी इधर से रेट ऑफ बैकवर्ड इतना आया, रेट ऑफ बैकवर्ड इतना आया, और रेट ऑफ फॉरवर्ड इतना आया, इनका लेवल इक्वल है बेटा। मगर ये प्रोसेस चल रहा है, फिर वापस से ये चल रहा है, A+B से C+D बन रहा है, C+D से वापस क्या बन रहा है, A+B बन रहा है, और दोनों की रेट इक्वल है और चल रहा है। इसका मतलब क्या बोल देंगे, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर देंगे अपने, डायनेमिक। आगे क्या आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो चीजें अपनों ने रिएक्शन में पढ़ी है, आगे क्या बात समझ में, वो अपने फेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिजिकल फेज के अकॉर्डिंग। बेसिस का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इसमें कौन कौन से फेज हो सकते हैं, या तो अपने पहला पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड, मतलब फिजिकल देखना है अपने को, सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है, इसमें इक्विलिब्रियम की स्टडी करनी है अपने को। दूसरा कौन सा हो जाएगा, हाँ भाई, दूसरा कौन सा हो जाएगा, लिक्विड टू गैस। इनके टाइप है, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, और नेक्स्ट पढ़ेंगे लिक्विड टू वेपर। यू कैन यूज गैस दिस वर्ड। तीसरा कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर, सॉलिड टू वेपर। देखो इसमें एक आपके एक बुक में बहुत ही बढ़िया लाइन दे रखी है। देखो इसमें क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसमें अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्टडी करेंगे। लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्टडी करेंगे। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्टडी करेंगे। देखो इनमें अपने ऑब्जर्व्ड क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व्ड
फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? इक्विलिब्रियम में फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, माइक नीचे चला गया एक बार, ठीक है, ओके। अपने देखो क्या कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व्ड इन फिजिकल इक्विलिब्रियम फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? सॉलिड फेज है, किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड फेज में। और दूसरा टाइप अपने कौन सा पढ़ेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम में? लिक्विड फेज किस में कन्वर्ट होगा? वेपर फेज में। और तीसरा टाइप अपने पढ़ेंगे सॉलिड फेज है, वो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर फेज में, ठीक है। तो अपने सबसे पहले करते हैं सॉलिड टू लिक्विड। सबसे पहले कौन से फेज की स्टडी करेंगे? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखो यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं अपने आइस और वाटर का। सॉलिड फेज की जगह ले लेंगे अपने आइस, और लिक्विड फेज की जगह एग्जाम्पल ले लेंगे अपने वाटर। तो सबसे पहले अपने जो बुक में प्रैक्टिकल है उसको डिफाइन करते हैं, फिर अपने उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी केप्ट आइस एंड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी केप्ट ice and water in thermos bottle, या अपनी इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड फ्लास्क या बोतल। देखो इसमें क्या करते हैं, अपने एक बोतल लेते हैं, उस बोतल में अपने क्या करते हैं, उसमें अपने किसको डालते हैं? आइस एंड वाटर को। तो देखो आराम से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक बोतल ले लेते हैं अपने इधर, यू नो अबाउट द थर्मस बोतल। इंसुलेटेड क्यों बोलते हैं इसको? नो एक्सचेंज हीट। कहने का अंदर है जो आउटर हीट है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगी, इसमें जो इनर हीट है वो बाहर की तरफ नहीं आएगी। नो एक्सचेंज हीट, इसको अपने क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड। और यहाँ पे थर्मस तो पता ही होगा, तुम यूज करते होगे, क्या लेते हैं अपने? थर्मस बोतल। अब देखो इस थर्मस बोतल में अपने डाल देते हैं वी केप्ट इन आइस एंड वाटर। ये हो जाएगा आइस, और इधर की तरफ ये क्या हो गया? वाटर। ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा। देखो अब सबसे पहले देखो थर्मस बोतल का क्या मतलब हुआ। यहाँ की जो हीट है वो बाहर की तरफ नहीं आएगी, जो बाहर वाली हीट है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगी। अब अपनों ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो अपने को पता लगा यहाँ पे जो मास ऑफ वाटर है उतना ही रहता है, और जो मास ऑफ आइस है वो भी उतना ही रहता है। मगर इसकी जो ये वाली बाउंड्री को देखे अपने, मतलब इसकी बाउंड्री को स्टडी की, एक तरफ वाटर था और एक तरफ क्या था? यहाँ पे सॉलिड। ध्यान से समझना, इसमें क्या हो रहा था, जितने पार्टिकल वाटर के थे, जैसे 3 पार्टिकल वाटर के थे, देखो अपने इस बाउंड्री को किधर की तरफ ले गए? इधर की तरफ,
ठीक है, अब इसमें देखो, द नंबर ऑफ आइस पार्टिकल मेल्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल कंडेंसेंट्स। आगे क्या बात समझ में? कहने का मतलब है यहां पे जो वाटर पार्टिकल है उनका नंबर है, मान लो अब हो क्या रहा है, अंदर से वाटर पार्टिकल मेल्ट हो रहे हैं किस में, वाटर में, और यहाँ पे वाटर पार्टिकल है, आगे क्या बात समझ में, वो कंडेंस हो रहे हैं किस में, आइस में। आगे क्या बात समझ में? तो इसके बेसिस पे अपने कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आगे क्या बात समझ में? कहने का मतलब है, मैं फिर से बताता हूं, यहां पे देखो, अगर इस बाउंड्री को देखें, देखने में ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा वाटर में, और अपने इसमें टेम्परेचर कितना लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या बात समझ में, या 273 केल्विन। देखो अपने को देखने में ऐसा लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, दोनों का मास इक्वल है, मगर इसकी बाउंड्री की अपनी स्टडी करें, ये जो बीच वाली बाउंड्री है, यहां से क्या पता लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कंडेंस हो रहे हैं किसमें, आइस में। जो आइस है वो मेल्ट हो रही है किसमें, वाटर में। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी कैन से द नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स कंडेंस। आगे क्या बात समझ में, मतलब यहां से 3 पार्टिकल कंडेंस होके आइस बना रहे हैं, तो ऐसे ही आइस के 3 पार्टिकल इधर से क्या बना रहे हैं, वाटर। आगे क्या बात समझ में, और दोनों का रेट इक्वल हो, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आगे क्या बात समझ में, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम। आगे क्या बात समझ में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और यहां से एक डेफिनेशन पढ़ेंगे अपने, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस टेम्परेचर पे, आगे क्या बात समझ में, जिस टेम्परेचर पे यहां पे सॉलिड फेज है उसका रेट किसके इक्वल हो जाए, लिक्विड फेज के। द सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या बोलेंगे अपने, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। आगे क्या बात समझ में, तो temperature in which solid and liquid phase at equilibrium solid and liquid phase at equilibrium is called melting point. या क्या आ जाएगा, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब यहां पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको अपने क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, या अपने क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग पॉइंट। मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर इन विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। एनी प्रॉब्लम्स, ऐसे ही अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लिक्विड टू वेपर एंड सॉलिड टू वेपर। Okay, bye. Stay safe and stay home.